हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये टॉपिक जितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है उतना ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बड़े ही सिंपल तरीके में। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, एक्सक्रीशन क्या होता है। देखिए, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी ब्लड में सोल्यूबल बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको हम पूरी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन की प्रोसेस। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जिनको हम एक एक करके उनके पहले नाम देख लेते हैं, फिर उनके फंक्शन देखेंगे कैसे ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए आपके इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट इज किडनी, सेकंड इज यूरेटर्स, थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर एंड थर्ड इज यूरेथ्रा। तीनों वर्ड आपको सेम सेम से दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपको ढंग से याद करना है। यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में आपको पहचान होनी चाहिए, इन वर्ड्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किडनी के बारे में। किडनी आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में, यूरिन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं वो है किडनी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किडनी एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। ये लोअर एब्डोमेन की कैविटी में प्रेजेंट होती है, पीछे वाले हिस्से में स्पाइन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है आपकी दो किडनीज। इसका साइज भी जैसे हार्ट की तरह, हार्ट आपका फिस्ट जितना होता है ना, वैसे ही किडनी आपके लगभग फिस्ट जितनी साइज की होती है, आपकी मुट्ठी जितनी साइज की होती है। किडनी आपके यूरिनरी सिस्टम की प्राइमरी ऑर्गन है। सबसे पहले जो आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो किडनी से ही स्टार्ट होती है। किडनी फिल्ट्रेशन करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। अब हम देख लेंगे थोड़े टाइम के बाद कि यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है। उससे पहले हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है यूरेटर्स। यूरेटर्स होता है आपकी ये जो पाइप दिखाई दे रही है आपको येलो कलर में, जो आपको पाइप सी दिखाई दे रही है ना, ये 10 to 12 इंच की आपकी लंबी पाइप होती हैं जो यहाँ से किडनी से जुड़ी होती हैं, और इस साइड आप देखोगे तो ये यूरेथ्रा से जुड़ी होती है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती है। इसकी वॉल होती है वो मस्कुलर वॉल होती हैं, और ये मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू, जिसको हम पेरिस्टालटिस मोमेंट बोलते थे, जो इसोफेगस की मोमेंट में भी हमने देखा था, इसी के थ्रू क्या करती है, यूरिन को किडनी से यहाँ तक यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती है। इससे आगे हम देख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये जैसे आपका एक थैली सी है, मस्कुलर आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है एक, जिसमें क्या करते हैं, यूरिन कलेक्ट होता है। पूरा यूरिन जितना भी प्योरीफाई हुआ है आपका ब्लड, उसमें से जो यूरिन निकला है वो स्टोर होगा आपके कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये आपके लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बिहाइंड प्यूबिक बोन के पीछे आपका सिचुएटेड होता है, और ये लगभग आपकी इसकी कैपेसिटी होती है 400 से 600 ml ऑफ यूरिन को ये क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है एक टाइम के बाद। अब क्या होगा, जो अब इसकी जो वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो बहुत स्मूथ होती है, मसल से, जैसे मसल होती है ना वैसे ही मसल से बना होता है ये नहीं है कोई प्लास्टिक की थैली लगी हुई है आपके अंदर, ऐसा नहीं है, सिर्फ मसल्स का ही एक वो थैली सी बनी हुई है, उसमें हम टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक पाथ होता है जिसके थ्रू हम यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन स्टोर हुआ है उसके अंदर, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये गार्डेड होता है किसके द्वारा, स्पिंक्टर के द्वारा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्पिंक्टर के बारे में देखा था। स्पिंक्टर होते हैं जहां भी दो चीजों को हम जोड़ने की बात करते हैं, वहां पे स्पिंक्टर का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का हम। यहाँ पे हम किसको यूज कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को अटैच करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक स्पिंक्टर बना होता है जिसको मस्कुलर वॉल भी बोल देते हैं हम। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ यूरिन को, किस टाइम पे हमने फ्लो करना है यूरिन को बॉडी से बाहर, और किस टाइम तक हमने स्टोर करके रखना है अंदर, वो आपकी देखी जाती है स्पिंक्टर मसल के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं भाई, ये यूरिन हमने ये तो देख लिया, किडनी से किडनी में यूरिन बनेगा, और यूरेटर और यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी से पास होते हुए आपका ब्लड बॉडी से, सॉरी यूरिन आपका बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। अब ये यूरिन आपकी बॉडी में आया कहाँ से, हमने अभी तक जितने भी सारे सिस्टम पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, हमने कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि जिसमें हमें ये देखा हो कि यूरिन है आपकी बॉडी में, यूरिन बना हुआ है पहले से ही। तो इसका मतलब किडनी में ही ऐसा कुछ है जो ब्लड से क्या कर लेती है, यूरिन निकाल लेती है। ब्लड से यूरिन कैसे निकलेगा भाई,
ये तो बढ़िया समंजस की बात है ना? कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इस कंफ्यूजन को हम अभी सुलझा देते हैं। उसके लिए यूरिन फॉर्मेशन के लिए आपका एक 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा अब आगे से। उसके लिए क्या होता है, आपकी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ, बहुत सारे, दोनों किडनी है, दोनों किडनीज के अंदर एक नेफ्रॉन नाम की एक यूनिट होती है। नेफ्रॉन एक चीज होती है किडनीज के अंदर जिसका स्ट्रक्चर ये है आपका, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको भी समझेंगे अभी हम। ये मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों मिलियंस होते, वो सॉरी, लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं आपकी किडनीज के अंदर। ठीक है, ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, इसको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी की, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। किसके फिल्ट्रेशन में? ब्लड का फिल्टर करके उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है नेफ्रॉन। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं ये रेड कलर में, ये है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या है ये? एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या बोला है, अब इसको भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए भाई आगे है, ये आपको जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया होगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे, इस ये होती है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, आगे जो आपको इसी में से फिर क्या हो गया, इस साइड आपकी एक ट्यूब से आ जाती है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, यहाँ से आपका जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर में जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बोवमैन कैप्सूल। बोवमैन कैप्सूल। ठीक है, आगे जाके यहाँ से येलो येलो कलर की ये पाइप आ गई है यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ तक आके फैल गई है, यहाँ तक होती है। इसको हम पूरे को यहाँ से, जहाँ से ये ट्यूब स्टार्ट होती है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेनल ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे? रेनल ट्यूबुल्स। अब रेनल ट्यूबुल्स के अलग अलग पार्ट में बटी हुई है ये, उन पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेके बोवमैन कैप्सूल के नीचे वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक आपके एक ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी से क्या मतलब है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का क्या मतलब हुआ भाई? यहाँ से बोवमैन कैप्सूल के, प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, बोवमैन कैप्सूल के नजदीक है ना ये, इसीलिए इसका नाम प्रोक्सिमल है। कन्वोल्यूटेड नाम क्यों है इसका? कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार, ऐसे घुमावदार बनी हुई ना ये, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये काम क्या करती है वो थोड़ी देर में समझेंगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ, ये लूप सा दिखाई दे रहा है आपको, ये लूप है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? डिसेंड कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसको हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसी तरीके से जैसे पीसीटी की तरह ही फिर से आपका यहाँ पे कन्वोल्यूटेड होगी ट्यूब, कन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार हो गई, मोड़ आ गए इसके अंदर। तो इस ये क्या है? आपके बोवमैन कैप्सूल से थोड़ी डिस्टेंस पे है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ठीक है, इसके बाद है ये जो आपको ब्रांच से दिखाई दे रही है, ये एक ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और जो आपको येलो कलर में, सॉरी क्या है, ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही होंगी कुछ ट्यूब सी, ये आपकी रेनल वेन्स। और जो यहाँ से रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज। क्या होता है यहाँ पे? बहुत सारी किडनी के अंदर होता है, ये किडनी का एक आउटर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के अंदर होते हैं आपके मेडुला। मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके नेफ्रॉन, मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे ये भी दिखाई दे रही है ना आपको, ये येलो सॉरी ब्लू कलर में और रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारी कैपिलरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से घिरा हुआ है ये पूरा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं इनके एक एक करके फंक्शन। चलो भाई फंक्शन भी हम यहीं पे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या है।
जो यहाँ से आपके पास आई है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है आपका पूरी बॉडी से जितना भी आपके पास ब्लड है उसको क्या लेके आती है, किडनी तक लेके आती है, किडनी में पहुंचाती है। इसका काम है कि फिर किडनी के पास ला के रख देगी, भाई अब आपको इसमें से जो फिल्टर करना वो कर लो, मैंने तो आपके पास ला के रख दिया है। इसके बाद काम रह जाता है किडनी का, किडनी उस ब्लड के साथ क्या करेगी। ठीक है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है आपकी, ये होती है थोड़ी वाइड वाइड होती है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है ये होती है थोड़ी नैरो। इनका डायमीटर, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है। क्यों होता है? जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ के आए हो, आर्टरीज होती हैं आपकी, आर्टरीज आगे जाके किस में टूट जाती हैं, आर्ट्रियोल्स में टूट जाती हैं, और आर्ट्रियोल्स आगे जाके किस में टूट जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज में टूट जाएंगे। ऐसे ही इसके साथ हुआ बेचारी के साथ। इसने क्या किया, आर्टरी आई तो थी ये आर्टरी, इसने क्या कर दिया, आर्ट्रियोल में तोड़ दिया इसको, उसका नाम रख दिया एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना। ठीक है, अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके क्या केस में टूटेंगे, भाई कैपिलरी में टूटते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल स्मॉलर जब तक नहीं हो जाती तब तक ये कैपिलरीज में टूटते रहते हैं। और यहाँ एक स्टफ सा बना देते हैं कैपिलरी का, बहुत सारी कैपिलरी पड़ी हुई है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लड में इंक्लूड है आपका सोल्यूट की फॉर्म में, जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल या फिर बढ़िया भी जो भी मटेरियल आपके, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, आरबीसीज होती है आपकी ब्लड के अंदर, वाटर होता है ब्लड के अंदर, तो ये सब कुछ आपका ब्लड के इंक्लूड होता है ब्लड में, और वो यहाँ पे आके आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये काम करता है, ये है बोमन कैप्सूल की वॉल मेम्ब्रेन होती हैं, ये क्या करती है, एक छलनी की तरह काम करती हैं। छलनी की तरह कैसे काम करेंगी, जैसे छलनी में होता है, आप चाय छानते हो, चाय छानने में क्या होता है, जो अदरक डाली हमने, चाय पत्ती डाली, इलायची डाली, पूरी मसाले वाली चाय बना दी, उसके बाद क्या होता है, दूध वगैरह डाल के उसको छान लेते हैं लास्ट में, है ना। तो छानने के बाद क्या होता है, जो सारा उसके अंदर सोल्यूट मिल गया, डिजोल्व हो गई, उनका रस आ गया, चाय पत्ती का, इलायची का, सब कुछ उस चाय के अंदर आ गया लिक्विड के अंदर, और उसको हम छान लेते हैं। फिर जो सॉलिड सब्सटेंस बचते हैं, चाय पत्ती, अदरक और जो इलायची के जो सॉलिड टुकड़े बचते हैं, वो तो छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं। और जो चाय जिसमें वो सोल्यूट इंक्लूड हो गए हैं सारे, वो क्या जाते हैं उसमें इंक्लूड होके नीचे, चाय छलनी से नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे होता है, जो आपके बड़े बड़े आपके मोलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे बड़े बड़े मोलिक्यूल में आ जाता है आपका प्रोटीन आ गया, और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, जो भी आपकी सेल होती हैं ब्लड की, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, जो भी सेल होती हैं, वो क्या होती हैं, वो तो सॉलिड सब्सटेंस के रूप में होती हैं। जब बड़े बड़े होती हैं वो क्या होती है, इस छलनी में से पार नहीं हो पाएंगी, तो वो तो यहीं पे रह जाती हैं आपकी। ठीक है, और बाकी जो बच गया, जैसे बाकी कौन कौन बच के आ सकता है इसमें से, अमीनो एसिड डिजोल्व होके आ सकता है, ग्लूकोज पानी, इसमें पानी के अंदर डिजोल्व होके आ सकता है, वाटर डिजोल्व होके आ सकता है, और कौन से आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट आपके डिजोल्व होके आ सकते हैं। ये सारी चीजें आपके डिजोल्व होके, यूरिया डिजोल्व होके आ जाता है, सारी चीजें डिजोल्व होके आपकी आ जाती हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, आके स्टोर हो जाती हैं। अब जो ब्लड बच गया आपका, जिसमें जो प्योरीफाई हो गया कुछ हद तक, और इसमें से इंपॉर्टेंट चीज भी बाहर आ गई, है ना, तो ये ब्लड आपका क्या होता है, हाई प्रेशर से, ये नैरो क्यों होती हैं, ताकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बन सके ग्लोमेरुलस को। अब बाकी इसने अपना काम तो कर लिया, इसको जो ब्लड बच गया, ब्लड थोड़ी ना अपने पास रखना है, वो तो इसको आगे भेजना है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको प्रेशर से भेजना पड़ेगा, वरना वो प्रेशर से नहीं भेजेंगे तो ब्लड आपका आगे जाएगा ही नहीं। इसीलिए ये नैरो पाथ बनाया गया है, ताकि जो ग्लोमेरुलस है इसका प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो सके, लग सके इसके ऊपर। ठीक है भाई, अब ये ब्लड आपका पूरी आर्टरीज में यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, जो आपके अमीनो एसिड, ग्लूकोज, NaCl, वाटर, ये सारी चीजें जो उसमें से बच के निकल के आ गई, वो यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। अब ये कहाँ आएंगी, पीसीटी में, इस रेनल ट्यूब्यूल में आ जाएंगी, और रेनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा होता है पीसीटी। अब ये पीसीटी क्या काम करता है भाई, पीसीटी क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आर्टरीज भी हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपकी सारी चीजें, भाई ब्लड को लेकिन हमें तो चाहिए थी हमारी बॉडी को, तो सारी तो इसने बाहर निकाल दी, हमारी बॉडी के अंदर क्या बचेगा। तो अब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, इस जो ब्लड हमारा यहाँ से जा रहा है, इस ब्लड में से तो हमने सब कुछ निकाल लिया, बाहर निचोड़ दिया इस ब्लड को, तो बिल्कुल जो सारी चीजें आ गई हमारी पीसीटी के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पीसीटी के अंदर तो हो जाएगी हायर कंसंट्रेशन, और जो ब्लड है इसके अंदर हो जाती है हमारी लो कंसंट्रेशन हो जाती है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट जो सोल्ट हैं, अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, और जो Na आपका पॉजिटिव आयन हो गया, क्लोरीन नेगेटिव जो आयन हो गया, ये सारी चीजें आपकी ऑस्मोसिस के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है।
ठीक है। अब भाई ब्लड स्ट्रीम अभी तो क्या कुछ करेगी आपका, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मान लिया कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ से ग्लोमेरुलस ने नहीं निकाल पाया, उसको ग्लोमेरुलस से बच के निकल गई वो, तो वो अब क्या करेंगी, यहाँ ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, पीसीटी में उनकी कंसंट्रेशन कम है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और क्रेटिन हो गया, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इनको क्या कर देगा, ये ब्लड के थ्रू हमारी आ जाएंगी पीसीटी के अंदर, बढ़िया चीजें अंदर चली गई और जो खराब चीजें थी वो पीसीटी के अंदर आ गई। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन में आपकी दो तीन प्रोसेस आपकी काम करती हैं, उसमें से पहली है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को तो हम देख चुके हैं, फिल्ट्रेशन क्या होती है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, और जो ब्लड नीचे जो बच के आता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो बच के आता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, अब हम इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को फिर से फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका पीसीटी के अंदर हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन, फिर से अब्जॉर्प्शन हुआ है इन चीजों का, जो हमें ब्लड को हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गई है, जो हमारी बॉडी को चाहिए थी वो अब्जॉर्ब कर ली हमारे ब्लड ने, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इन चीजों के नाम याद रखोगे कि यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती है। पहला अभी तक हमने दो देखी है, पहली है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जिसको आप बता दोगे बड़ी आसानी से, और दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो हमने देख लिया है पीसीटी में होती है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे है आपका लूप ऑफ हेनले में आ गया, आपका जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था वो या पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में आ गया। ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या होता है, जो भी वाटर, ये कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है यूरिन की, जो भी वाटर आपकी इस पीसीटी से कहाँ पे आया है, लूप ऑफ हेनले में आया, मान लिया ज्यादा वाटर आ गया ब्लड के अंदर, यहाँ पे वाटर अब्जॉर्ब नहीं होने पाया, भाई हमारी बॉडी को और भी ज्यादा जरूरत है वाटर की, इतना पानी क्यों भेज दिया आपने आगे, थोड़ा और अब्जॉर्ब करो, उसका काम करता है वाटर। वाटर क्या करेगा इसमें से, सॉरी, उसका काम करता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है उसको, ये आपको आर्टरीज दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर क्या कर देगा, मिक्स कर देगा, बिल लो अपनी बॉडी के, आपने वापस ले लो अपना वाटर, मुझे नहीं चाहिए, ये ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ये आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या होता है, जो भी मान लिया वहां से सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन ये बच के आ गए आपके, है ना, बच के आ गए, वहां पे अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, पीसीटी के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो इनको देखता है भाई कोई इंपॉर्टेंट आयन ना चले जाए। लूप ऑफ हेनले का काम होता है रीचेकिंग करना, कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं चली गई अंदर से। ठीक है भाई, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, इस साइड आपका ये होता है आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रीमिएबल होता है, ये होता है वाटर के लिए प्रीमिएबल, यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकलेंगे, इनके अलग अलग जगह बना रखी इन्होंने। यहाँ से निकलते हैं आपके सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन, ये इसमें से यूरिन में से बाहर निकल के जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। अब भाई आपका जो यूरिन है वो चला जाता है डीसीटी के अंदर। डीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे होता है कंडीशनल, कंडीशनल क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल अब्जॉर्प्शन कैसे, ये जो डीसीटी है ये कुछ हार्मोन से कंट्रोल होती है, आपकी हार्मोन होते हैं कुछ जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं डीसीटी को, वो क्या बताएंगे कि आपकी बॉडी में भाई यहाँ तक यूरिन फॉर्मेशन होता हुआ आया है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें बच गई हैं जो ब्लड के अंदर जानी चाहिए थी, यूरिन के अंदर नहीं जानी चाहिए थी, उसमें से यहाँ पे होता है कंडीशन लगा दी है, अगर बच गई तो, अगर नहीं बची तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर बच जाती हैं कुछ चीजें तो उनको क्या कर लेगा, डीसीटी अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, डीसीटी अब्जॉर्ब करेगा इसको, उनमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं अब्जॉर्ब करते हैं, जिसको सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, वही फिर से आयन कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको अब्जॉर्ब कर लेगा। अब भाई यहाँ से भी रेनल वेन्स आपकी जुड़ी हुई हैं, यहाँ जो भी ब्लड प्योरीफाई हुआ था आपका वो रेनल वेन्स के होते हुए पूरी बॉडी में फिर वेन्स में चला जाएगा, फिर वो लंग्स के पास जाएगा। यहाँ तो भी हमने जो सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट मटेरियल था वो निकाला था हमने, लेकिन इसमें CO2 वगैरह को तो हमने रिमूव नहीं किया ब्लड से, तो वो CO2 अब आपके पास कहाँ जाके प्योरीफाई होगी, लंग्स के पास प्योरीफाई होगी, तो इन वेन्स के होते हुए कहाँ चला जाता है, ब्लड हार्ट में चला जाता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाएगा, वो अलग सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख चुके हैं कैसे उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। यहाँ से आपका क्या जा रहा था, ब्लड जा रहा था पूरी बॉडी में फैलने के लिए वेन्स के थ्रू,
अब यहाँ पे क्या होगा, डीसीटी ने बोला, इससे ब्लड से पूछा कि भाई आपके पास कोई वेस्ट मटेरियल और तो नहीं बच गया जिसको हम प्योरीफाई नहीं कर पाए हो। उसने बोला हाँ जी बच गया। उसने क्या बोला, पोटेशियम और अमोनियम बच गया मेरे पास, वो ले लो आप अगर ले सकते हो तो इसने बोल दिया कि भाई हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम तो यही है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इसने क्या कर दिया, ब्लड ने इसमें डाल दिए पोटेशियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन, जो बॉडी को नहीं चाहिए थे, जो बॉडी के लिए एक्स्ट्रा थे, वो ब्लड ने फिर से इसको दे दिए वापस। यहाँ पे भाई सारा अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और इन चीजों को, जो चीज ब्लड आपकी ट्यूब के अंदर सीक्रेट करती है उनको बोलते हैं सिक्रीशन। तो थर्ड चीज आपकी यूरिन फॉर्मेशन में क्या होगी, सिक्रीशन। पहली थी फिल्ट्रेशन, दूसरी थी आपकी रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है आपकी सिक्रेशन। सिक्रेशन होती है ब्लड टू, ब्लड से कहाँ जाती है, ट्यूब्स के अंदर जाती है, इसको बोलते हैं सिक्रीशन। और जो ट्यूब से कहाँ जाती है, ट्यूब से जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। इन सभी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होने के बाद यूरिन आता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करती हैं, ये बहुत सारे, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन से जुड़ी होती हैं, एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है बहुत सारे नेफ्रॉन की मिला के। तो डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट काम करती है आपकी एडीएच हार्मोन के अंडर। एडीएच हार्मोन होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इन हार्मोन्स के बारे में हम अगले चैप्टर के में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपका। उसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में बताया गया है कि कैसे आपका माइंड, कैसे आपके हार्मोन पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। उसमें से एक हार्मोन है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये कलेक्टिंग डक्ट को कंट्रोल करके रखता है। ये क्या बोलता है कलेक्टिंग डक्ट को कि भाई ये देख लो, कहीं ज्यादा आपकी बॉडी को पानी की जरूरत हो और आप ज्यादा पानी बाहर तो नहीं भेज रहे बॉडी से, ठीक है। ये बोलेगा कि भाई आपका जो यूरिन जा रहा है बाहर, वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए या डाइल्यूट होना चाहिए, वो देख एक बार चेक कर लेना आप अपनी बॉडी में। अगर मान लिया आपकी बॉडी में पहले ही पानी की कमी है और फिर आप पूरा पानी बाहर निकाल दे रहे हो बॉडी से, फिर आपकी बॉडी के अंदर पर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी और हो जाएगी। और अगर मान लिया ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, पानी जितना चाहिए उतनी मात्रा में है, तो जो भी आप पानी पीते हो वो आपका बाहर निकल जाता है ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन होता है जिसमें पानी की अमाउंट कम हो, और डाइल्यूटेड यूरिन होता है जिसमें पानी की अमाउंट ज्यादा हो। तो ऐसे करके आपका कलेक्टिंग डक्ट फिर से चेक कर लेगा इस चीज को। अगर ज्यादा पानी है इसके पास और बॉडी को चाहिए वो पानी, तो उसको वापस दे देगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देगा, सिक्रेट कर देगा, और फिर उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके कलेक्टिंग डक्ट आपकी जुड़ी होती हैं। ये सारी चीजें आपकी किडनी के अंदर ही तो होती है, नेफ्रॉन किडनी में ही तो है। फिर एक कलेक्टिंग डक्ट आपका क्या कर देगी, किडनी के अंदर, जैसे आपका ये है, यहाँ जोड़ देगी, किडनी के अंदर आपका सारा यूरिन आ जाएगा। इस यूरिन, ये कलेक्टिंग डक्ट किडनी से बाहर निकाल देती हैं यूरेटर्स के होते हुए यूरिन को, और फिर यूरिन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के होते हुए पूरी बॉडी से आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से इन सभी चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन की, और एक होता है सिग्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है जो ब्लड फिल्टर्ड होता है ग्लोमेरुलस में, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है ग्लोमेरुलस, किसमें होती है, नेफ्रॉन के अंदर होती है। और नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसमें क्या क्या होता है, वाटर, सोल्ट, ग्लूकोज और जो अदर मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं, और जो बाकी आरबीसी और बड़ी बड़ी चीजें, प्रोटीन वगैरह बच गए, वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती हैं वापस से, वो फिल्टर नहीं हो पाती। फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर, जो पढ़ के आ चुके हो आप, रेनिल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है ये। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, इन सभी चीजों को क्या कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आता है सिक्रेशन। मान लिया कुछ वेस्ट मटेरियल आपका बच जाता है ब्लड के अंदर, फिर ब्लड क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। वो वेस्ट मटेरियल है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और केरेटिन, तो आपके होते हैं पीसीटी में अब्जॉर्ब और सिक्रेट। और जो होता है पोटेशियम आयन हो गया, और जो अमोनियम आयन है वो होता है आपका डीसीटी में सिक्रेट होता है। ऐसे करके आपका हो जाता है पूरा प्रोसेस यूरिनेशन का। उसके बाद क्या होता है, यूरिनेशन एक प्रोसेस होती है जो एक्सपेल करते हैं, इसको मैक्चुरेशन भी बोल देते हैं हम, जो एक्सपेल करते हैं यूरिन को आपकी पूरी बॉडी से। जब आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो उसमें अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के, जैसे ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, इसके यहाँ पे लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि भाई पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गया हूं मैं,
अब आप माइंड के पास मेरा ये इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, उसको यूरिन पास आउट करना है। फिर माइंड आपका ये बोलता है, सिग्नल देता है आपकी पूरी बॉडी को, जो स्पिंक्टर लगे हुए हैं वहां पे यूरेथ्रा में, उसको सिग्नल पास करवाता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर आपका पूरी तरीके से भर चुका है, अब इसको आपको यूरिन को पास करवाना ही पड़ेगा। फिर यूरेथ्रा के होते हुए स्पिंक्टर मसल्स होती है जिसके अंदर, उनके होते हुए क्या होता है, आपका पूरा यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। वही हम अब ये देख लेते हैं कि कितना ब्लड हमारा फिल्टर होता है, पूरे जो प्रोसेस है हमारा 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है। 180 लीटर आपका फिल्टर होता है मेंस में, और जो वुमेन्स में होता है वो होता है 150 लीटर ब्लड होता है। इसका बाकी चीज तो आपकी पूरी की पूरी 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ 1% इसमें से क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में निकलता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो दिन में यूरिनेशन होता है वो होता है 1.5 से 2 लीटर का, कर सकते हैं हम। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा पानी पीना चाहिए। आपको ज्यादा पानी पियोगे तो उसके अंदर क्या होता है, मिक्स होके सारी इम्प्यूरिटीज वगैरह क्या होती हैं आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, और ब्लड आपका फिल्टर होता रहता है। आसान है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम? ऐसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे, बताओ, इतना आसान सा तो चैप्टर है। ठीक है, इस टॉपिक को आप ढंग से फिर से रिवाइज करोगे। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसे आगे हम करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर बाकी की वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पीछे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ देख सकते हो, सारी वीडियोज। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपके आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर फिर आपको कोई दिक्कत आती है, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए या टेस्ट वगैरह चाहिए, तो वो मिल जाते हैं हमारी साइट पे। वो साइट है हमारी उपनिषद इंस्टीट्यूट .in। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।